छत्तीसगढ़ जैसे बेरोजगारी से जूझते राज्य में अगर किसी योजना ने सबसे ज्यादा उम्मीद जगाई थी तो वह थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक ऐसा राज्य जहां हर साल लाखों युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं, जहां आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरी या उद्योगों के मौके बेहद सीमित हैं। वहां हुनर देकर रोजगार का वादा सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन का सवाल था। लेकिन 2015 से 2022 के बीच इस योजना के नाम पर जो हुआ, उसे अगर एक शब्द में कहें तो वह है व्यवस्थित धोखा। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट इस धोखे को आंकड़ों, दस्तावेजों और उदाहरणों के साथ बेनकाब करती है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड, और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल, नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। कागजों में यह योजना युवाओं को हुनर देकर रोजगार देने की थी, लेकिन जमीनी सच्चाई देखें तो यह हुनर के नाम पर लूट और आंकड़ों की हेराफेरी बनकर रह गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में बड़े सपनों के साथ शुरू किया गया था, 2015 से 2022 के बीच इतनी बुरी तरह से खोखली निकली कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हुए यह सवाल अपने आप उठता है, क्या यह योजना युवाओं के लिए थी या सिस्टम के भीतर बैठे लोगों के लिए? ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे। और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे। और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है।
हालांकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज है, आईटीआई भी हम लोग हर ब्लॉक में करीब करीब स्थापित किए हैं और इस साल आईटीआई को और मजबूत करने के लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए हैं। आईटीआई हमारे मजबूत होंगे, वहाँ पर फैकल्टी होगी तो बच्चों को ज़्यादा वहाँ पर सीखने के लिए अवसर मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों को जब हम फोकस कर रहे हैं तो एक तो रुचि जानना पड़ेगा उनका, कहीं कि रुचि के अनुसार ही उनको कौशल विकास देंगे और उसी में आगे बढ़ाएंगे तो फायदेमंद होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां बेरोजगारी, पलायन और गरीबी पहले ही बड़ी समस्याएं हैं, वहां यह योजना उम्मीद की आखिरी डोर मानी गई थी। लेकिन ऑडिट के आंकड़े बताते हैं कि यह डोर खुद ही सड़ चुकी थी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में प्रमाणित किए गए करीब 61 लाख उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ऐसे ट्रेनर आईडी से जुड़ा था जो अस्तित्व में ही नहीं थे। यानी जिनसे हुनर सीखने की बात कही गई वे ट्रेनर कागजों में थे, जमीन पर नहीं। अब सोचिए छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज जिले में बैठे युवा को किससे ट्रेनिंग मिली होगी। इस योजना की बुनियाद ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी पर टिकी थी। दावा था कि पैसा सीधे प्रशिक्षु के खाते में जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। लेकिन ऑडिट में सामने आया कि 95% से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण या तो मौजूद ही नहीं था, या अमान्य था, या खाली छोड़ा गया था। यानी जिन युवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए जारी किए गए उनके खाते सिस्टम में थे ही नहीं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बैंकिंग पहुंच पहले से ही चुनौती है, वहां यह लापरवाही नहीं बल्कि योजना को जानबूझकर खोखला रखने का संकेत देती है। स्थिति यहीं नहीं रुकती। कैग ने पाया कि 12,000 से अधिक बैंक खाता नंबरों का इस्तेमाल 52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए किया गया। एक ही खाता, दर्जनों लाभार्थी। यही नहीं, लाखों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी या तो फर्जी निकली या एक दूसरे की नकल। अब यह मान लेना मुश्किल है कि यह सब तकनीकी गड़बड़ी थी। यह एक ऐसा पैटर्न है जो सीधे तौर पर फर्जी लाभार्थी खड़ा करने और फंड निकालने की ओर इशारा करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नीलिमा मूविंग पिक्चर्स के नाम सुने होंगे, सुने? नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नहीं, बहुत मतलब हम भी नहीं सुने। मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग जिन्होंने किया है उन्होंने भी कहीं सुना होगा इसके बारे में। पर सरकार की तरफ से जो है कि ये बहुत बड़ा एक मीडिया कंपनी है, नीलिमा मूविंग पिक्चर्स। इन्होंने ये स्किल इंडिया या पीएम कौशल विकास योजना के अंदर 33,000 लोगों का ट्रेनिंग किया है। 33,000 पीपल। और ये कंपनी आरओसी मतलब बंद है तब करीबन 5-6 साल से, और इनको पैसा गया है। इन्होंने जो है, ये सीएजी के रिपोर्ट के स्नैपशॉट है, हमारी नहीं है, सीएजी का खुद का उनका रिपोर्ट का स्नैपशॉट है। एक ही फोटोज को एक जगह पे वो बताया है कि बिहार से है और दूसरी जगह पे शायद बताया है कि उत्तर प्रदेश से है। और इस तरीके का डुप्लीकेट फोटोज यूज करके 33,000 ट्रेनिंग जो है इन्होंने इसके अंदर कंप्लीट किया है, ऐसे कहा है। ये एक जयपुर कल्चरल सोसाइटी करके इसी के अंदर, क्योंकि एसेंशियली इस स्कीम में क्या होता था कि हमने कहा कि शायद हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये तो एक जुमला था ही। उसके साथ उन्होंने कहा कि हम स्किल करेंगे, इसके जनरल ट्रेनिंग देंगे। 1 करोड़ युवता को जो है हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए एक पूरा एक सेटअप बनाया पीएमकेवीवाई के अंदर। उसके अंदर एक एनएसडीसी था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उसके अंदर उन्होंने एक सेक्टर स्किल सेंटर एसएससीज बनाए। उसके बाद उसमें एम्पैनल कर सकते थे टीपी ट्रेनिंग पार्टनर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स जिनको कहते हैं, और उसके तौर पे वो उनको पैसा देते थे और उसके तौर पर सर्टिफिकेट जो है बांटते थे, जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए 10,000 करोड़ इसके दिए गए थे। तो ये एक है जयपुर कल्चरल सोसाइटी, इस तरीके का एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग पार्टनर थे, जिन्होंने एक कई सारे न्यूज क्लिप डाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 न्यूज क्लिप। 31 फरवरी को इन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। ये सीएजी का रिपोर्ट में है कि 31 फरवरी को, न्यूज का रिपोर्ट है इसमें, आप अगर इसका तीसरा वाला देख सकते हैं, 31/02/2020, 31 फरवरी को ये न्यूज क्लिप के हिसाब से इतना ज्यादा ट्रेनिंग हुआ। 31 फरवरी के तो मतलब अगर ये स्कैम इतना ज्यादा स्किल में, मतलब स्कैम में स्किल्ड हो गए इन लोग कि अब 31 फरवरी को भी ट्रेनिंग करके पैसा बांटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह इसलिए और खतरनाक है क्योंकि यहां के अधिकतर प्रशिक्षण केंद्र दूर दराज इलाकों में थे, जहां निगरानी पहले से कमजोर थी। कैग की रिपोर्ट बताती है कि 61 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ऐसे ट्रेनर आईडी से जुड़ा हुआ था जो अस्तित्व में ही नहीं थे। यानी कागजों में ट्रेनर थे, जमीन पर नहीं।
अब सवाल यह उठता है कि अगर ट्रेनर ही नहीं थे तो ट्रेनिंग किसने दी, और अगर ट्रेनिंग नहीं हुई तो सर्टिफिकेट किस आधार पर बांटे गए। यह पूरी योजना आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह गई थी। सरकार के लिए सफलता का मतलब था कितने लोग प्रमाणित हुए, लेकिन कैग ने जब परतें खोली तो पता चला कि प्रमाणन प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में है। कई मामलों में एक ही फोटो को अलग अलग बैचों के निरीक्षण का सबूत बताया गया। कुछ मामलों में एक ही निरीक्षक ने एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में निरीक्षण कर डाले, यानी कागजों में इंस्पेक्टर उड़ता रहा, सुबह छत्तीसगढ़, दोपहर महाराष्ट्र और शाम को केरल। अब बात पैसे की। इस योजना के तहत राज्यों को हजारों करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन ऑडिट बताता है कि राज्य स्तर पर जारी किए गए फंड का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर 1380 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्यों को दी गई, जिसमें से करीब 20% पैसा बिना खर्च हुए पड़ा रहा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां हर बजट भाषण में संसाधनों की कमी का रोना रोया जाता है, वहां युवाओं के नाम पर आया पैसा सिस्टम में जाम होकर रह गया। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जिन युवाओं को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, उनमें से भी बड़ी संख्या को कुछ नहीं मिला। 34 लाख से अधिक प्रमाणित उम्मीदवारों यानी कुल प्रमाणित लोगों के 36% को उनका प्रोत्साहन का पैसा ही नहीं दिया गया। सोचिए, कोई युवा महीनों ट्रेनिंग करता है, उम्मीद करता है कि कम से कम सरकार का वादा किया गया पैसा मिलेगा, और अंत में उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य में यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। सरकार यह दावा करती रही कि इस योजना से रोजगार मिलेगा, लेकिन ऑडिट के आंकड़े बताते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों में से केवल 41% को ही प्लेसमेंट मिला, यानी हर 10 में से लगभग 6 युवा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लेकर भी बेरोजगार ही रहे। छत्तीसगढ़ में जहां निजी क्षेत्र सीमित है और सरकारी भर्ती ठप पड़ी रहती है, वहां बिना ठोस प्लेसमेंट के कौशल प्रशिक्षण सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी बन गया। कैग की रिपोर्ट यह भी साफ कहती है कि पूरी योजना बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के चलाई गई। यह तय ही नहीं किया गया कि किस राज्य में किस तरह के कौशल की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय जरूरतें बिल्कुल अलग थी। वन आधारित आजीविका, कृषि, लघु उद्योग, खनन से जुड़े तकनीकी कौशल। लेकिन योजना के तहत कई जगह ऐसे कोर्स चलाए गए जिनका स्थानीय बाजार से कोई लेना देना ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सर्टिफिकेट तो बांटे गए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। यह पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक अक्षमता का नहीं है, यह उस सोच की विफलता है जहां योजनाओं को जमीनी हकीकत से काटकर सिर्फ लक्ष्य और आंकड़ों में चलाया गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह योजना एक मौका थी पलायन से बचने का, सम्मानजनक काम पाने का, लेकिन यह मौका भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही की कमी की भेंट चढ़ गया। कैग की यह रिपोर्ट दरअसल एक चेतावनी है। यह बताती है कि अगर योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो सबसे अच्छी मंशा वाली योजना भी घोटाले में बदल सकती है। सवाल यह नहीं है कि कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं की जिंदगी बदली। और इस सवाल का जवाब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत कम। कौशल विकास योजना की यह कहानी सिर्फ पैसों की बर्बादी की नहीं है, बल्कि यह भरोसे की हत्या की कहानी है। यह उन लाखों युवाओं की उम्मीदों का मजाक है जिन्होंने सोचा था कि हुनर सीखकर वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इस योजना ने हुनर के नाम पर उम्मीदें बेची और बदले में फर्जी खाते, गायब ट्रेनर और अधूरे वादे दिए। कैग की रिपोर्ट पर कुछ होगा या यह रिपोर्ट भी महज एक और बंद फाइल में बदल जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।